ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताने बाकी थे। मैं उन क्वेश्चंस को आज मैं सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। इनका कहने का मतलब है, हम यहां पर ये आपको शो करना है क्या 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ जीरो, यानी 6 की पावर n जो है वो उसका लास्ट डिजिट जीरो कभी क्यों नहीं होता है, लास्ट डिजिट जीरो क्यों नहीं होता है। इन लास्ट एंड डिजिट नहीं लिखा है, एंड डिजिट नेवर एंड विथ जीरो, है ना, यानी लास्ट डिजिट जीरो, है ना, क्यों नहीं होता, सो करो। तो बच्चों देखिए, यहां पे हम इसका सॉल्यूशन देंगे आप लोगों को। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास ये नंबर्स लिखा है उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। 6 की पावर n, बच्चों 6 की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं, आप इसके 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो क्या होगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा से सोचिए कि हम इसमें क्या करेंगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, केवल इसमें लिखना है। आपको थोड़ा सा थिंक करिए कि जितने भी नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स, वो नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट जीरो होता है, यानी वो नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। जैसे मैं कह दूं कि 10 कोई नंबर्स है, तो 10 में हम यहां पे ये देखते हैं 10 का फैक्टर 5 इंटू टू, तो यहां पे 1 इंड डिजिट जीरो है बेटा। यहां पे क्या है, 1 इंड डिजिट जीरो है, 1 इंड डिजिट 1 इंड डिजिट जीरो। अब बच्चों इसका आपको आइडिया लग गया होगा कि किसी भी नंबर्स में यदि 1 इंड डिजिट जीरो है तो उस नंबर्स में 2 और 5 के फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, 2 और 5 के फैक्टर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। यानी बच्चों 10 है, इसमें 1 डिजिट जीरो है, तो इसमें 5 और 2 नंबर इन्वॉल्व है फैक्टर के फॉर्म में एज अ फैक्टर। यानी 1 इंड डिजिट जीरो तो 2 और 5 फैक्टर मिलेंगे एक बार में। अब यहाँ पे हमने लिखा है 1 इंड डिजिट जीरो, देन 2 मल्टीप्लाई 5। अब बच्चों इसी प्रकार से यदि हम कहें कि 2 इंड डिजिट जीरो, 2 इंड डिजिट जीरो, तो बच्चों यहां पे क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 5 और फिर एक बार मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 5। देख लीजिए ना, 2 इंड डिजिट जीरो बच्चों, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 10 मल्टीप्लाई 10 वी गेट 100। तो बच्चों यहां पे हम देखते हैं 2 इंड डिजिट जीरो मिलेंगे, यानी यहां पे 100 आएगा। यानी 2 इंड डिजिट जीरो कब होते हैं, जब 2 2 बार हो, 5 2 बार हो, यानी 2 और 5 और 2 और 5 2 टाइम्स हो, है ना। अब 3 इंड डिजिट जीरो, तो यानी कि जब 3 इंड डिजिट जीरो होगा, 3 इंड डिजिट जीरो, तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म के जो फैक्टर्स होंगे वो कितने बार होंगे, वो 3 टाइम्स होंगे। इसका मतलब है इसमें
क्या कंक्लूजन निकला? इसका मतलब है हियर जो है, हियर वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव 2 and 5, 2 and 2 and 5 both as a factor, as a factor, as a factor। बच्चों इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 और 5 का फैक्टर नहीं है यहाँ पे, यानी 6 का जब मैंने फैक्टर किया, तो जब मैंने 6 का फैक्टर किया तो वहां पे कहीं भी 2 और 5 का फैक्टर्स नहीं मिल रहा है। बताओ कहीं मिल रहा है 2 और 5 का फैक्टर्स? आप लोग देखिए ध्यान से, 6 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, उसमें 2 और 5 का फैक्टर कहीं भी इंक्लूड नहीं है। बोलो, नहीं है ना इंक्लूड? तो इसका मतलब है हियर जो है वी डू नॉट हैव 2 and 5 बोथ एज अ फैक्टर, यानी इसका मतलब है यहां पर हमें 2 और 5, यहां पर हमारे पास 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए मैंने इस चीज को लिखा है वी डू नॉट हैव 2 and 5 बोथ एज अ फैक्टर। यहां पर 2 और 5 एज ए फैक्टर के फॉर्म में मेरे पास नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं hence we cannot have, hence we cannot have, we cannot have end with zero, hence we cannot have, hence we cannot have, we cannot have end with zero, end with zero। इसका मतलब बच्चों कि जो इसका लास्ट डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 6 के फैक्टर जब करते हैं तो उसमें 2 और 5 के फैक्टर नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा हैंस वी कैन नॉट हैव एंड विथ 0। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करें, और इसी तरह का क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे यहाँ पे आ सकता है 4 की पावर n कैन नेवर, तो बच्चों 4 की पावर n भी आ सकता है, या यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है 12 की पावर n, 12 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। तो आप 12 की पावर n में बिल्कुल सेम इसी तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, यदि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है कि सर ये क्वेश्चंस हमको नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आएगा यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है? चलिए बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, और इसके आगे वाला भी क्वेश्चन मैं शानदार ही बताने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन पर भी अच्छे से ध्यान दीजिए। और बच्चों रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप मैथ्स को रिवाइज नहीं करेंगे, यदि मैथ्स को अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगी, तो आप मैथ्स में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन बेहतरीन होगी, ठीक है? अब बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 is an irrational number, irrational number। बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ज्यादा ही रिपीट होता है,
इस क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दें और इस क्वेश्चन को बाय द स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। वो नहीं है कि रूट थ्री का स्क्वायर रूट निकालो, है ना, और फिर उसमें वही फंडा लगाया जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल नंबर है। उस मेथड से हमें नहीं सॉल्व करना है, हमें बाय द स्टेटमेंट की हेल्प से सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स में एक ऐसा सॉल्व करने का मेथड होता है, जैसे कोई स्टेटमेंट हमारे पास दिया गया है और वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या मुझे यह प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं। तो मैथमेटिक्स में बाय द स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कोई भी स्टेटमेंट यदि गिवन हो तो उस स्टेटमेंट भले वो ट्रू स्टेटमेंट हो, है ना, मैं सबसे पहले उस स्टेटमेंट को ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी ट्रू का मतलब है रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर है, इसको मैं ये एज्यूम करूंगा कि रूट थ्री इज नॉट इरेशनल नंबर। अच्छा, जब रूट थ्री इरेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब रूट थ्री फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट थ्री फिर क्या होगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट थ्री हमारे पास रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे मैं मानता हूं सपोज बच्चों इसका प्रूफ, सपोज रूट थ्री इज नॉट irrational number, रूट थ्री इज नॉट irrational number, दैट इज इसका मतलब क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बच्चों दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब है रूट थ्री जो होगा वो पी अपॉन क्यू में होगा। हाँ, अब यहाँ पे पी अपॉन क्यू एक ऐसा रेशनल नंबर है, कैसा रेशनल नंबर है, मैंने जब रियल नंबर जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर्स होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ओनली वन होता है। कितना होता है, वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर मैंने लिया है, इसमें एचसीएफ ऑफ पी और क्यू कितना है मेरे पास, वन है। एचसीएफ ऑफ पी और क्यू का बेटा एचसीएफ कितना है, वन है। हाँ, यदि मैं ऐसा मान के एज्यूम करके चलाऊं कि पी और क्यू का एचसीएफ वन है और लास्ट में यदि पी और क्यू का एचसीएफ वन नहीं आता है तो फिर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग होगा ना, होगा रॉन्ग कि नहीं होगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, आप लोगों ने ये भी जाना होगा स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए, हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। हमेशा याद रखो, जब भी स्क्वायर रूट को कैंसिल करना हो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, अब बच्चों ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, थ्री आएगा। हमारे पास कितना आएगा, थ्री आएगा। तो बच्चों हमारे पास थ्री आएगा ना। अब बच्चों मेरे पास क्या आ गया, थ्री आ गया। क्या आ गया, थ्री आ गया। इक्वल्स टू यहां आ गया पी स्क्वायर, यहां क्या आ गया मेरे पास, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें और इसका इसमें, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर।
ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो 3 है इसके नीचे ले जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 3। अब ध्यान से देखिए, बस यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, यहीं पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यहां पर ध्यान से समझिए बच्चों, यहां पर बेटा ये लिखा है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। इसका मतलब है यदि हम 3 का इसमें डिवाइड करते हैं तो मुझे आंसर कितना मिलता है, क्यू स्क्वायर। इसका मतलब है आप लोग ऐसे थिंक करिए कि यहां पर जो पी स्क्वायर होगा ना, वो पी स्क्वायर 9 हो सकता है या 81 हो सकता है। ऐसा क्यों, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्यों ही हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि ये 3 से डिवाइड, ये 3 से ये डिवाइड है नंबर 9 और 81, तभी आंसर क्यू स्क्वायर मिला, ऐसे सोचेंगे। यानी यहाँ पी स्क्वायर कोई ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, तभी तो आंसर मुझे क्या मिला है, तभी आंसर मुझे क्यू स्क्वायर मिला है, नहीं तो आंसर मिलेगा नहीं ना। तो इसका मतलब है ये 3 का मल्टीपल होगा ना, होगा कि नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब पी स्क्वायर बेटा डिविजिबल बाई 3 है तो P इज आल्सो divisible by P is also divisible by 3। जैसे मैं कह दूं कि P स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और यदि कह दें P इक्वल टू 3 है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। बोलो भाई, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 तो P की वैल्यू 3 आएगी, वो भी 3 से डिविजिबल होगी। अब इसका मतलब है कि P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो P कैसा होगा, P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसी बात को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। देखो देखो ये चीज लिखी है ना, P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो हमने क्या कर दिया, P डिवाइड्स बाई 3, P डिवाइड्स बाई 3। ये जो स्टेटमेंट लिखा है वही मैंने चीज यहां पे लिखी है। ध्यान दो बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास यदि 3 है, हम कह दें 3 से डिविजिबल है, तो आंसर कितना मिलेगा, 1। आंसर कितने मिलेगा, 1। और 1 क्या है, 1 क्यूसेंट है। इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो मुझे कुछ यहां पर मिलेगा, क्यूसेंट में मैं मान लेता हूं सी मिलता है। क्या मिलता है, सी मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी तो हम लोग कहते हैं P बराबर 3C ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, P इक्वल टू 3C। अब हम इसका मतलब क्या लेंगे, P इक्वल टू 3C वेयर C इज अ इंटीजर, वेयर C इज एनी इंटीजर, C इज एनी इंटीजर। P इक्वल टू 3C क्यों लिया, क्योंकि P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 है, तो P 3 से डिविजिबल है, इसलिए कोई ऐसा नंबर होगा, P एक ऐसा नंबर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, जैसे 9, 27, 81 जो 3 के मल्टीपल होंगे, इसलिए P इक्वल टू 3। बेटा P इक्वल टू 3C, P इक्वल टू 3C यहां पे लिख देते हैं, टेक P इक्वल टू 3C। P इक्वल टू 3C बेटा यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब मेरे पास क्या आएगा आंसर अब बच्चों मेरे पास आ जाएगा P इक्वल टू 3C पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया था आंसर, यानी P इक्वल टू 3C तो हमारे पास था क्या, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन मैंने अभी लिखी थी, √3 इक्वल टू P अपॉन Q था बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास P यानी 3Q, है ना, यानी 3Q स्क्वायर तो बच्चों यहाँ पे 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, यही थी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बच्चों, मैंने इरेज कर दी। तो P इक्वल टू 3C पुट करेंगे, पुट P इक्वल टू 3C, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3Q स्क्वायर, बल्कि यहाँ पे 3 ना रखो, यहाँ पे 3 कर लो, क्योंकि इक्वेशन 1 में ऐसे ही था ना,
पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन 3। अब क्या करेंगे इसके आगे, बच्चों यहां से 3 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। बच्चों इस 3 को यहां पे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 3 का यानी 3 का डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, सी स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बच्चों इसके आगे लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3। अब बच्चों Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है जब Q भी 3 से डिविजिबल है, और इसके पहले मैंने बताया था P भी 3 से डिविजिबल है, P और Q दोनों 3 से डिविजिबल है। P और Q बच्चों दोनों क्या है, 3 से डिविजिबल है। P और Q दोनों किससे डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल है। hence P and Q are divisible by 3। that is इसका मतलब है जब 3 से डिविजिबल है, यानी P और Q दोनों 3 से डिविजिबल, इसका मतलब P और Q का HCF कितना हो गया, 3। that is HCF P comma Q equal to 3। we get a contradiction because मैं शुरुआत में P और Q का HCF कितना लेकर के चला था, 1, और मेरा HCF कितना आ गया, 3। यही तो कंट्राडिक्शन है। we get a contradiction that is our supposition is wrong, 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 hence square root 3 is an irrational number, irrational number। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी हम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन और बताएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, और बच्चों याद रखिए जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिए कि सर ये मुझे क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी में कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए, जो मैं अभी करा रहा हूं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करिए। इसके बाद एनसीईआरटी जैसे ही फिनिश हो जाएगा सारा, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल, RD शर्मा कराऊंगा, और जो भी अनसॉल्व वगैरह है, जैसे हमारे पास ओसवाल आता है, ओसवाल को मैं जब एग्जाम पीरियड आएगा नवंबर दिसंबर में तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और सभी बच्चों से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सभी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है।